नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए साइंस का मॉडल पेपर क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का और ये 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट में आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से एक विषैली गैस निकलती है, वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो घरों के अंदर जो हम द्रव ईंधन के रूप में काम में लेते हैं वह होता है एलपीजी। कौन सा होता है? एलपीजी। तीसरा क्वेश्चन है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। कागज का पुनरुपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज की बचत करना या उपयुक्त सभी। तो द ऑप्शन राइट रह जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 14, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। 500 क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो उस मित्र को क्या क्या हम कह सकते हैं, देखते हैं इन ऑप्शनों को पढ़ के। टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी द ऑप्शन राइट रह जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक, तो रबर विद्युत का कुचालक है, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, लकड़ी और प्लास्टिक भी विद्युत के कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ब हमारा राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि का क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो इसका प्रमुख कारण तो होता है कि ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है। दूसरा कारण है कि ये चमकदार भी होती है और यह संक्षारित नहीं होती है। इसी कारण से इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक आसानी से आवेशित हो जाती है, फुला हुआ गुब्बारा भी आसानी से आवेशित हो जाता है, तांबे की वस्तु आसानी से आवेशित नहीं होगी घर्षण के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने 10-10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट वाली लिंक पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो। यदि आप उन सभी मॉडल पेपरों को कवर कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, 9 से 12 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 9वां क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो ये मोट है, ये पारंपरिक तरीका है, ढेकली भी पारंपरिक तरीका है, रहट भी पारंपरिक तरीका है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र ये आधुनिक साधन हैं। ठीक है, सिंचाई के। वैसे मैंने इनको सारणी के अंदर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। प्रतिजैविक औषधि में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हाँ, 12वां क्वेश्चन है, खिलाड़ी किलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं। तो खिलाड़ी किलदार जूते पहनते हैं ताकि मैदान में फिसलन न हो और जूते की पकड़ अच्छी बनी रहे और खिलाड़ी दौड़ते समय गिर भी न सकें। ठीक है ना, उसके गिरने की जो संभावना है वो कम हो जाती है और आसानी से वो दौड़ भी सके। 13वां क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलान करना है। रासायनिक उर्वरक जो हम दुकानों से बाजार से खरीद के लाते हैं जैसे यूरिया और सुपर फास्फोरेट, तो ये दूसरे से मिल जाएगा। कार्बनिक खाद जो खेतों में तैयार होता है जैसे पशुओं का अपशिष्ट है, गोबर है वगैरह, ये खरीफ की फसल
जो बारिश के समय में बोई जाती है, जैसे चावल, मक्का। थ्रेसिंग है तो ये धान को भूसे से अलग करने का एक तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का महत्व समझाइए। तो ये बहुत ही महत्व निभाता है राइजोबियम जीवाणु। तो इसके क्या क्या महत्व हैं हम 2-4 पढ़ लेते हैं। आंसर यदि आप सही ढंग से पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनके आंसर पढ़ लेना, और यदि आप इन मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसका कारण है कि राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में पाया जाने वाला एक छोटा जीवाणु है, ठीक है, जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। ये जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में चिपक जाता है और वहाँ गांठें बन जाती है, और उस जो वो गांठें बनती हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिर होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन है वो वहाँ पर रुकता है, उसका स्थिरीकरण होता है, और जिसके कारण से क्या हो जाता है, अमोनिया में बदल जाती है वो नाइट्रोजन, ठीक है। और फिर उसके कारण से ही पौधे में वृद्धि होती है। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए इस अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाला संसाधन है, तो ये बात इसकी राइट है। कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, ये बात इसकी गलत है, ये एक सीमित समय के लिए ही है। उसके बाद में कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये, इसकी बात सत्य है। उसके बाद में 15वें का घ है, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी बात इसकी सत्य है। ओके, नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखो, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि ज्वाला दहन प्रतिक्रिया का एक दृश्यमान हिस्सा है। और दहन में गर्मी पैदा होती है, जबकि ज्वाला में उष्मा और प्रकाश होता है। इस प्रकार से इसके 2 उदाहरण हो गए। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक क्या है और जैव विविधता क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक है वो किसी देश या राज्य में पौधे, जानवरों और कवक की लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने वाला एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है। और जैव विविधता यानी जीवों में भिन्नता है, वही जैव विविधता है। जैव विविधता सभी जीवित चीजों की विविधता है। विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, उनमें मौजूद विभिन्न आनुवंशिक जानकारी और उनके द्वारा बनाए गए विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। तो अमीबा खाली जगह द्वारा जनन करता है, तो अमीबा है वो द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो ये द्विखंडन इसमें आ जाएगा। और दूसरा है हमारा, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। इन दोनों का, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। उसके बाद में मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जरायुज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जरायुज। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है जरायुज, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा जनन में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, वह होता है हाइड्रा के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रा के द्वारा। ये वाला शब्द भरा जाएगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो दाब और बल के बीच का जो संबंध सूत्र है वह है P = F/A। यहाँ पर P का मतलब होता है दाब यानी प्रेशर, F का मतलब हमारे फोर्स यानी बल, और A का मतलब है वह क्षेत्र जिस पर बल लंबवत रूप से लगाया जा रहा है, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाए कि घर्षण शत्रु या मित्र दोनों है। तो बिल्कुल राइट बात है। तो सबसे पहले इस घर्षण को, यहाँ पर गलती से दर्शन हो गया, इस घर्षण को हम शत्रु के रूप में देखते हैं। तो ये शत्रु कैसे है हमारा, हम देखते हैं कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसते हैं तथा वो टूट जाते हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों की क्षमता 100% नहीं होती है। घर्षण के कारण अधिक ऊर्जा खर्च होती है। घर्षण के कारण वाहनों के टायर हैं वो घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही हमारे जूते भी घिस जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये घर्षण है वो हमारा मित्र भी है। लेकिन कैसे, मित्र होने का कारण है कि पाव और सड़क के बीच यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल फिर नहीं सकते। तो इस कारण से ये हमारा दोस्त भी है।
घर्षण के कारण ही हम चल फिर सकते हैं। वाहनों के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण न हो तो वाहन नहीं चल सकते। यदि घर्षण नहीं होता तो वाहन चल भी नहीं सकते, आप भी नहीं चल सकते, हम भी नहीं चल सकते। घर्षण के कारण ही दीवार तथा लकड़ी में कील आदि गाड़ी जा सकती हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तिल्ली को जलाया जा सकता है। ठीक है, तो घर्षण हमारा दोस्त भी है और शत्रु भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत द्वारा रासायनिक प्रभाव। तो सुचालक पदार्थ वो होते हैं जिसमें ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है, जैसे मान लो कि लोहा है, चांदी, तांबा, पारा, मनुष्य का शरीर आदि। ठीक है ना, ये विद्युत के सुचालक हैं। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा गुजरती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कुछ उदाहरण ये इस प्रकार से हैं कि इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर धातु के जमाव हो सकते हैं, विलय का रंग बदल सकता है। ये इसके जो विलयन से गुजरती है विद्युत, तो उसमें ये प्रभाव होते हैं। 22वां क्वेश्चन है, अपने नेत्रों को उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव आपको लिखने हैं। तो हम अपने नेत्रों की देखभाल के लिए निम्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यदि परामर्श दिया गया हो तो हमें चश्मे पहनने चाहिए। डॉक्टर के यदि परामर्श हैं तो हमें चश्मे पहनने चाहिए। और सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत हैं तो उसको सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। तो हमें पता ही है सड़क पर कौन कौन से नियम होते हैं, तो आप आसानी से ये तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद है, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखो, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में पानी की जरूरत नहीं होती, जबकि बाहरी निषेचन में शुक्राणुओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आंतरिक और बाह्य निषेचन हो गया है। उसके बाद है, मानव कर्ण का नाम के चित्र बनाए। तो अपनी पुस्तक के अंदर जो बना हुआ है कर्ण का चित्र, उसको सही ढंग से आपको याद कर लेना है। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो आपके 23वां क्वेश्चन रहेगा वो अथवा में रहेगा, या तो ऊपर वाले आपको 3 करने हैं या फिर अथवा वाले जो 3 होते हैं ये करने हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपनी बुक के अंदर से आपको याद कर लेना है। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये 24वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको अपनी बुक के अंदर से दोस्तों आपको सही ढंग से पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और 25वें क्वेश्चन को भी आपको सही ढंग से पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, तो सही ढंग से आपको इसे याद कर लेना है। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।